पुंकेश शर्मा एंड गाइस हम आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं क्लास। मैं बेसिकली बता दूं हम क्या करने वाले हैं। हम क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे पूरी। हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स हम पूरी कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो गाइस मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो कुछ नहीं, ये वीडियो बस आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, किस किस तरीके से हम उसको कवर करेंगे, किस किस वीडियोस में हम उन्हें लेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक्स जो है क्लास 11th की, वो दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो उसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस हमारी अलग चल रही हैं, स्टैटिस्टिक्स को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूं जो क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स है, ये सिलेबस है। ये सिलेबस मैंने CBSE की साइट पे से लिया है। तो आपको ये बहुत सारी बुक्स में यही सिलेबस मिलेगा, थोड़ा बहुत अलग होगा, वो अलग अलग बुक्स के डिपेंड करता है। वो यूनिट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके गाइज, देन इस पूरे कोर्स को हमने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्या मीनिंग होता है, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स से हम कर सकते हैं, क्या यूजफुल थिंग्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं, और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस हैं, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में। एंड सेकेंड वी हैव चैप्टर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंट। गाइस आपको मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक वाइड सब्जेक्ट है। उसका वाइड सब्जेक्ट का एक और वाइड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम सारे क्या पढ़ते हैं, डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। देन वी हैव यूनिट 2 के अंदर हमारे पास है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, गाइस सबसे पहले तो समझिए कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है डेटा कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना एंड देन उसके बाद उससे कुछ इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो हमारे अगली वाली यूनिट कोई उस पर बेस है। देन वी हैव कलेक्शन ऑफ डेटा। देन थर्ड इज सेंसस एंड सैंपल। सेंसस एंड सैंपल आप समझ लीजिए, मैं आपको इसके ऊपर भी अलग से वीडियोस बनेंगे, ये आपको मैं पूरा कवर कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। एंड देन वी हैव चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देन चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल एंड टैबुलर। एंड 6 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट के थ्रू हम इसको समझेंगे। चैप्टर 7 में है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लाइन एंड सीरीज ग्राफ। लाइन एंड सीरीज ग्राफ देखेंगे, इसमें हम टाइम सीरीज भी हम इसमें कवर करेंगे। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये सब क्या है, थ्योरीज पे होता है। हम सब इस सब पूरा पोर्शन को देखेंगे, ये पूरा थ्योरी है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है गाइस, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये चैप्टर 9 जो है, इसमें क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। आप पढ़ के आए होंगे स्टैटिस्टिक्स 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में यही होता है कि आप मीन, मीडियन, मोड सीखते हैं, आप सिंपल वाले तरीके सीखते हैं कि एवरेज निकालना आपने सीख लिया, एंड देन जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका मोड हो जाता है, हाईएस्ट अपीयरेंस। एंड देन अगर आप मीडियन देखना है तो आप उसको डेटा को ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं, एंड देन आप उसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं मिडिल वाली वैल्यू से। देन हमारे पास हमें इसमें वही पढ़ना है। लेकिन गाइस अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, इसका लेवल थोड़ा हाई है। तो आप जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते जाएंगे, आप उसको उसी तरीके से देखिएगा एंड प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करिएगा, ओके। एंड वी हैव सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ेंगे मीन किस किस तरीके से मीन निकाले जाएंगे, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं मीन को निकालने के, अलग अलग सीरीज में निकालना सीखेंगे कि अलग अलग सीरीज में कैसे निकाला जाता है। बल्क ऑफ डेटा का अगर मेरे को मीन निकालना है तो मैं उसको किस तरीके से निकालूं जिससे मेरा टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। एंड वी हैव सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीडियन एंड मोड भी हम निकालना सीखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में।
देन वी हैव चैप्टर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितने भी क्वार्टाइल्स होते हैं, डिसाइल, परसेंटाइल्स, ठीक है, और जितने भी हम लोग आपने देखा होगा डेविएशंस जितने होते हैं वो सारे हम डिस्पर्जन में ही पढ़ते हैं, ठीक है। एंड वी हैव कोरिलेशन। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोरिलेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा अलग लगेगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप चीज़ों को रिलेट करना सीखेंगे, बाहर के जो वर्ड हैं आउटर वर्ल्ड से आप रिलेट करना सीखेंगे पूरी चीज़ों को, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में। एंड देन चैप्टर 13 इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में अभी हम चेक करेंगे कि किस तरीके से प्राइस इंक्रीज होते हैं और किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर्स के प्राइस से और समथिंग बेस ईयर प्राइस से। लाइक अगर मैं बोलूँ कि बेस ईयर में प्राइस अगर मैं 2011 के प्राइसेस में लूँ, लाइक मिल्क का प्राइस बेस ईयर में 50 रुपीज़ पर केजी था 2011 में। अब मैं उसे अगर देखना चाहूँ कि अब उसका प्राइस कितना हो गया 2021 में, उसका प्राइस कितना हो गया, उसका प्राइस मान लीजिए 70 रुपीज़ पर लीटर हो गया, तो मैं देख लूँगा, उससे मैं कंपेयर करूँगा। बेस प्राइस है मेरा 50 से मैं कंपेयर करूँगा 70 को, दैट मीन्स 20 का इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी सीरीज को कवर करेंगे। तो गाइस इतना आप देखिए, पहले तो मैं बता दूं जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड स्टैट्स, ठीक है, माइक्रो एंड स्टैट्स। अब इसके अंदर जो आपका ये वाला पोर्शन है ये 40 मार्क्स का होता है और ये भी 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल या सब चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, 40 मार्क्स का अगर स्टैटिस्टिक्स है तो 40 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स के अंदर 13 मार्क्स में ये आपकी थ्योरी कवर करता है, 13 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी एंड 27 मार्क्स में कवर करेगा ये प्रैक्टिकल पोर्शन। तो गाइस देखिए कितना वेटेज है इस प्रैक्टिकल पोर्शन का, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको डेफिनेटली इन सबको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी थ्योरीज आपको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरीज भी करेंगे सब। ये थ्योरीज बताता जाऊंगा मैं आपको, जो प्रैक्टिकल कराऊंगा तभी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने जब थ्योरी की थी तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे हमने सारी चीज़ें देखी थी। तो थ्योरी को भी मैं आपको तब भी क्लियर करूंगा। तो गाइस थ्योरी का बहुत ध्यान रखिएगा, 11th क्लास में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आप लोग सीख रहे होते हैं। अभी आप 11th क्लास में आए हैं, तो अब जब आप 11th क्लास में आए हैं तो अब आप सीखोगे धीरे धीरे चीज़ों को, तो आपका थियोरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये इस तरीके की वेटेज होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 13 मार्क्स का ही आएगा, मार्क्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है पिछले सिलेबस में कि ये इस तरीके से इसने 13 मार्क्स कवर किए हैं और इसने 27 कवर किए। मार्क्स वेरी हो सकते हैं, ठीक है, बट मैं तो ये कहूँगा कि आप 40 के 40 बिल्कुल सिक्योर करें एंड इसमें भी 40 सिक्योर करें। हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चलेगी उसमें भी आप चेक करिएगा, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, व्हाट इज द मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है गाइस, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव और क्वालिफाइंग द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, क्वांटिफाइंग करता है। क्वांटिफाइंग मींस क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस करता है जिससे कि हम उससे कुछ इंटरप्रेट कर सकें, कुछ ऐसा रिजल्ट निकाल सकें जो हमारे यूजफुल हो, ठीक है। तो हमने लिखा कि स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव और क्वांटिफाइंग द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। फैक्ट्स पर बेस होना चाहिए कोई भी डेटा एंड देन फाइंडिंग्स होनी चाहिए। उसकी फाइंडिंग्स मीन्स वाइज, फाइंडिंग्स का मतलब आप एनालिसिस और उससे इंटरप्रेट करने वाले रिजल्ट को बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद
collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Guys, मैंने आपको बताया है कि डेटा क्या होता है, ठीक है। डेटा आप जब भी किसी चीज को ध्यान कहते हैं, मतलब जब आप सोचते हैं कि कोई भी चीज डेटा कब बन सकती है, तो डेटा कोई भी चीज दो टाइप में एक्सप्रेस की जा सकती है। डेटा दो टाइप से हम पढ़ते हैं डेटा को। एक तो होता है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा। गाइस, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? अब आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप समझिएगा। एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में 50 वर्कर्स काम करते हैं। उन 50 वर्कर्स का जो है इमोशंस जो कंपनी के साथ जुड़े हैं, इमोशंस जो जुड़े हैं उस कंपनी के साथ, उस कंपनी के उनके जो कलीग्स के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वो किस तरीके से वहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट फील करते हैं, वो सब क्या है उस, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको कैसा लगता है कि कंपनी में जॉब करने में आपको एनवायरनमेंट कैसा लगता है, तो उनका अलग अलग तरीके से आंसर आएंगे कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत कभी अच्छा भी नहीं लगता। इस तरीके से ये जो डेटा है, ये जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जो विच हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स, जो न्यूमेरिकली स्टेटमेंट में नहीं गिवन अपने को, तो वो क्या होता है, उस डेटा को कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा का आप मतलब समझ गए, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा का वो होता है जब हम बोलते हैं कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा एक इस तरीके का डेटा होता है जो एक्सप्रेस किया गया है नंबर्स की फॉर्म में। लाइक अगर मैं बोलूं कि सैलरी कितनी है, ठीक है, सैलरी कितनी है उन वर्कर्स की, तो किसी की 50,000 हो गई, ठीक है, किसी की 28,000, किसी की 72,000, ठीक है, किसी की सैलरी हो गई 10,000। तो इस तरीके से सैलरी क्या है, वेरी कर रही है। तो ये क्या है, ये मेरे पास एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड डेटा है जिस पर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पार्ट हो गया क्वांटिटेटिव डेटा का, ये हमारा पार्ट होता है, ठीक है। अब डेटा हमने देख लिया कि डेटा क्या होता है। देन अब हम पढ़ेंगे, वापस से इस पे आते हैं डेफिनेशन पे इसकी, कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो अब हमें इंटरप्रेट करना के लिए जो चाहिए वो हमें एक न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, विच मीन्स एक क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, ठीक है। अब हम गाइस आपको बताते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको दो सेंस में पढ़ा जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में पढ़ने का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एक हो गई प्लूरल सेंस, ठीक है, एंड देन अनदर साइड वी हैव स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर सेंस, ठीक है। गाइस, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्लूरल सेंस क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की। प्लूरल सेंस को हम स्टडी करते हैं तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स is a numerical statement numerical statement है एक statistics is a numerical statement based on facts, okay, based on facts पे base होनी चाहिए, and then for any department, inquiry,
एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी मींस उसका गाइस उसका कोई ना वो होना चाहिए, उसका कोई मोटिव होना चाहिए। वो जो डेटा को हम काम कर रहे हैं, ऐसे किसी भी डेटा को उठाकर हम उस पर काम नहीं कर सकते। लाइक अभी कोविड-19 की सिचुएशंस हैं, तो हमारे को पता है कि अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की हम क्यों डेली रिकॉर्ड रख रहे हैं, उससे क्या होता है हमें पता लगता रहता है कि भाई एक कंट्री के अंदर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। बढ़ने का क्या मतलब, बढ़ने का मतलब ये है कि जो कंट्री है वो सीवियर स्टेज में जा रही है, ठीक है। इसीलिए वो नहीं बढ़े, उस हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी बढ़ रही है और कैसे कैसे उसको कम करना और कितने उसके पीछे डेथ्स हो रहे हैं। तो उसके पीछे का कोई मोटिव है, लाइक इसके पीछे का मोटिव हमने बताया कि एक कंट्री में हमें पता करना है कि कितने पॉजिटिव केस हैं और कितने नेगेटिव केस हैं, ठीक है। तो फॉर एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी का मतलब यही है, in relation to each other, ठीक है। in relation to each other का क्या मतलब है गाइस, उसका ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। लाइक एक दो तरीके से मैंने डेटा को कलेक्ट किया, लाइक मैंने कलेक्ट किया नंबर ऑफ डेथ्स को मैंने कलेक्ट किया और नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस को मैंने कलेक्ट किया। तब मैंने सपोज नंबर ऑफ गाइस, ये डेटा जो मैंने हो ये बस एक सपोज कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 1000 कोविड-19 के पेशेंट्स आए। अब 1000 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ आपस में कि भाई 10 लोग जो ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है और कितने थाउजेंड्स में से, तो मैं क्या इससे निकाल सकता हूं, मैंने बताया 1% लोगों की जो पॉजिटिव आते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं उसके 1% जो लोग हैं वो कोविड-19 से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से डेटा को मैं काम कर सकता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कंपेयर करने के लिए कुछ चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास दो तरीके के डेटा कलेक्ट हो गए थे। सपोज अगर मैं कलेक्ट कर लेता नंबर ऑफ डेथ्स, इससे क्या होना है, इससे कुछ भी नहीं होना, बस मेरे को ये पता चल जाएगा डेथ है। लेकिन कितने लोगों पॉजिटिव होने से डेथ हो रही है ये पता करना है। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो ये हो गया हमारा प्लूरल सेंस। अब सिंगुलर सेंस में बात करते हैं। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स is a numerical statements based on facts, ठीक है। फैक्ट्स पर बेस होनी चाहिए, जो कि हमने इसमें भी पढ़ा, फैक्ट्स पर बेस होनी चाहिए। अब इसमें हम टूल्स का यूज करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड यूज फॉर कलेक्टिंग, organizing, presenting, analyzing, and fifth is interpreting the result. मैंने अभी आपको जब कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, मैंने बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा मार्क्स को कवर करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सिंगुलर सेंस है वो हमारे सिलेबस का बड़ा पार्ट है जिसे हम पढ़ते हैं। प्लूरल सेंस इतना बड़ा पार्ट नहीं होता। प्लूरल सेंस में गाइस क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो प्लूरल सेंस में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसको किस किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन हमारा जो पूरा काम है, जो पूरा वर्क है, वो हमारा सिंगुलर सेंस में ही होना है, ठीक है।
तो अगर आपने देख लिया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशंस को, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इनके फीचर्स पे। तो गाइस प्लूरल सेंस में हमने देख लिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ने हैं इसके फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे मेन फीचर होता है वो होता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट्स ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है गाइस? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास डेटा सिंगल नहीं होना चाहिए। डेटा सिंगल डेटा से हमारे को कोई काम नहीं है। जैसे मैंने बोला कि राम है, राम 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसके जो मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो 50% सपोज कर लो, उसके 50% मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो राम के मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं, ठीक है। अब भाई हम क्या करें? 50 मार्क्स से हमारे पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि एग्रीगेट हो। एग्रीगेट मतलब कोई क्लास का डेटा हो तो तब हम कंपेयर करें राम को कोई क्लास के डेटा से, या किसी और का भी डेटा हो तो हम उसको कंपेयर करें राम के डेटा से। तो गाइस हमारे पास क्या होना चाहिए, जो डेटा होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब वो समेशन होना चाहिए, किसी चीज का समेशन हो या डेटा एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। सेकेंडली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आज के वीडियो में हम बस यही देखेंगे, इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम बस बात करेंगे इनके फीचर्स के बारे में, वो भी सिंगुलर प्लूरल सेंस के। सिंगुलर सेंस को हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। मैंने अभी आपको इसी वीडियो में जब बताया कि एक कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो एक न्यूमेरिकल डेटा है, जिसके बेस पे मैं जज कर सकता हूँ कि कौन कितना क्वालिफाइड एम्प्लॉय है, कौन कितना एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है। तो ये सब क्या होता है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। जब मैंने बोला कि राम की क्लास में राम के 50 मार्क्स हैं, श्याम है उसके 72 मार्क्स हैं मैथ्स में, एंड मोहन उसके 23 मार्क्स हैं। तो ये क्या है? अब इधर मेरे को क्या दे रखा है, इसमें मेरे को मार्क्स का एग्रीगेट में निकाल सकता हूँ और ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया है। तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये डेटा हमारे को काम का है, हमारे काम आ सकता है, ठीक है। देन वी हैव affected, next feature is affected by multiplicity। गाइस डेटा जो होता है हमारा वो अफेक्ट करना चाहिए अलग अलग चीजों से। अफेक्ट करने का मतलब, अलग अलग चीजों से अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि डेटा मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि एक प्राइस है, सपोज किसी भी कमोडिटी का प्राइस है वो राइज कर गया, ठीक है। किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज कर गया तो उसका राइज करने का रीजन क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि उसके पीछे उसकी डिमांड राइज की है इसीलिए उसका प्राइस राइज हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके पीछे और भी रीजंस होने चाहिए। हो सकता है कि लोगों ने अपना टेस्ट चेंज कर लिया हो और अपना टेस्ट शिफ्ट कर लिया हो उस चीज की तरफ, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है उसके पीछे का एक रीजन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद हम बोल सकते हैं कि मान लो कि उसके जो 7 की कमोडिटी हैं उनके प्राइस डाउन हो गए हैं, तो रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है।
प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, हो सकता है कि उसका ट्रेंड आ गया हो, उसका फैशन आ गया हो, ठीक है, उसका या तो ट्रेंड आ गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का वो सिर्फ बेस नहीं है एक ही फीचर पे कि भाई डिमांड बढ़ेगी तो ही उसका प्राइस बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस होना चाहिए उसके पीछे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से वो इफेक्ट होना चाहिए, अफेक्ट होना चाहिए डेटा, तभी हम बोल पाएंगे। अगर मान लो डिमांड उसकी नहीं बढ़ी तो प्राइस तो हमेशा जीरो रहेगा, प्राइस अगर जीरो हो गया तो वो डेटा तो हमेशा जीरो हो गया, हमारे तो किसी काम का नहीं है। तो किस किस चीज से वो अफेक्ट कर रहा है वो हमारे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव जो अगला फीचर है वो है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी का क्या मतलब है गाइस? रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स से जो एक्यूरेसी होती है वो ऐसा नहीं है कि वो 100% करेक्ट होती है, ठीक है। जैसे हमने एक ट्रेंड देखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप रिलेट कीजिए। गाइस मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स अगर आपको इंटरेस्ट लेना है ना, तो स्टैटिस्टिक्स को आप डेटा को क्या कीजिए, रिलेट कीजिए आउटर वर्ल्ड से, तभी आपको समझ जाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है स्टैटिस्टिक्स। रीजनेबल एक्यूरेसी का क्या मतलब है? मैंने बोला एक कोविड का स्ट्रेन था जो इंडिया में आया, ठीक है, सेकेंड वेव इंडिया में आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई किस उस स्ट्रेन की वजह से लोगों की एक्सपायर हो रहे हैं, लोग की डेथ हो रही है, लेकिन क्या वही एक कारण है, क्या वही एक रीजन है जिसकी वजह से वो डेथ हो रहे हैं? नहीं। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि कोविड-19 उसके पीछे का एक रीजन हो सकता है, वो एक लार्ज रीजन है, लेकिन और भी कॉजेज हैं जो उसके पीछे बेस्ड हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रीजनेबल एक्यूरेसी देगा वो आपको एस्टिमेट देगा, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू तक दे देगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे रीजनेबल एक्यूरेसी। एंड थर्ड वी हैव placed in relation to each other। Guys, placed in relation to each other का क्या मतलब है? Placed in relation to each other का मतलब है कि डेटा कंपेरेबल होना चाहिए। डेटा अगर कंपेरेबल नहीं होगा तो हमारे वो किसी काम का नहीं है। डेटा को हम कंपेयर करना चाहिए, डेटा किसी न किसी से हमारा डेटा कंपेयर किया जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसे कि वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बना है वो डेटा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रीडिटरमाइंड माइंडसेट, ठीक है गाइस। प्री डिटरमाइंड माइंडसेट या हम बोले प्री डिटरमाइंड पर्पस बोल सकते हैं कि उसका जो पर्पस है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या है? हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। हमें कोई भी डेटा अगर कलेक्ट करना है तो उसका रीजन पता होना चाहिए कि हम क्यों करने वाले हैं उस डेटा को कलेक्ट, तो उसको प्री डिटरमाइंड बोलते हैं। उसको हमने पहले से ही आइडिया लगा ली कि भाई अगर हम इसको इस तरीके से कलेक्ट करेंगे तभी हमारा डेटा हमारा यूजफुल होगा। तो प्री डिटरमाइंड माइंडसेट होना चाहिए हमारा, या प्री डिटरमाइंड कोई पर्पस होना चाहिए। एंड लास्ट वी हैव एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड का क्या मतलब है गाइस? एन्यूमरेटेड का मतलब है अगर मान लो एक मैच हुआ है, ठीक है, एक आईपीएल में एक मैच हुआ, उसको कितने लोगों ने देखा, ठीक है, हमने एस्टिमेट हम जाके वहाँ काउंट नहीं कर रहे, हमने बोला थाउजेंड्स ऑफ पीपल आए थे, मान लीजिए 1 लाख लोग आए थे उस मैच को देखने के लिए, ठीक है। वो क्या हो गया? वो हो गया एस्टिमेट दे दिया हमने कि भाई इतने लोग एस्टिमेटेडली इतने लोग तो आए होंगे, हमने बाय सिंगल काउंट नहीं किया, हमने बोला एस्टिमेट इतने लोग आए होंगे। लेकिन
एन्यूमरेटेड का क्या मतलब है? जब हम किसी चीज को 1 बाय 1 काउंट करते हैं खुद से जब हम किसी चीज को 1 बाय 1 काउंट करते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि वो डेटा क्या है, एन्यूमरेटेड डेटा है, मींस एग्जैक्ट डेटा है, वो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास वो, ठीक है। तो गाइस दिस इज द प्लूरल सेंस एंड these are the features of statistics as plural sense. तो आज का वीडियो गाइस हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने आपको बता दिया प्लूरल सेंस में फीचर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हमारा कोर्स का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब आगे हम आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगुलर सेंस एंड उसके आगे वाले जो पार्ट्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो उन सब लोगों को फायदा हो सके जो अभी अपनी स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.